हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए वन शॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये वैसे बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको भी हमने 6 पेजेस के अंदर कवर कर दिया है इस पूरे नोट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो छोटा ही चैप्टर है, इसमें बस हमें दो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको बनाना सीखना होगा और मीनिंग और डेफिनेशन सीखनी होगी। ये हमारी क्लास 12th का बुक का लास्ट के 4 में से एक चैप्टर है और अभी आगे 4 वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा ये चारों चैप्टर को वन शॉट में कवर करा लूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी क्या होता है, तो सबसे पहले देख लो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये होते क्या है। देखो, कंपनी जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमें हर साल के एंड में कुछ दिखाना होता है। हमारे जो शेयर होल्डर है वो पूछेंगे ना कि आपने साल में क्या करा, तो वो क्या करा को दिखाने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट दोनों में सेम रहती है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, वो हम सीख लेंगे। ठीक है, मेजरली सिर्फ ये दो हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी वगैरह जो होता है वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हमें इसमें कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। सबसे पहले डेफिनेशन हमें दे रखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू विच कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स या एक्सटर्नल पार्टीज जैसे कि इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ या एम्प्लॉयज़। ठीक है, ओनर्स जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, वो पूछेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि वो पूछेंगे आपने साल में करा क्या। ठीक है, वो सब एक फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट के अंदर तैयार होती है और उस फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी तरह की होती है, वो सारी उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर काउंट हो जाती है। ठीक है, सब उसके अंदर आ जाता है। या फिर एक्सटर्नल पार्टी जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर से पैसा मांगोगे, वो पूछेगा ना कि आप प्रॉफिट में हो कि नहीं। या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ होगी, गवर्नमेंट से आप टैक्स जब जमा करने जाओगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा अपना। ठीक है, ताकि वो अपना देख पाए कि आप किस टैक्स स्लैब में आ रहे हो, कि आपने सही से टैक्स जमा करा है कि नहीं। और एम्प्लॉयज़ तभी तो आ पाएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, यहाँ से हम काम करेंगे तो ये हमको सैलरी दे सकती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ भी इसके अंदर आ जाते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या कहा जाता है इनको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो सबसे आखिरी में बनाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ खत्म करने के बाद सबसे आखिर में बनाओ, एक रिपोर्ट में तैयार करके प्रेजेंट कर दो। दे आर कंसिडर्ड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी प्रोडक्ट इसी को कहा जाता है। कोर कंपोनेंट क्या होता है, दी स्टेटमेंट्स इंक्लूड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लगेगा आपको, बट इसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें हमें सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जिसमें हमारे पास कैश आया है और कैश गया है। ये 3 हेड्स के अंदर होता है, वो सब मैं आपको चौथे चैप्टर जो इसके अंदर सबसे लास्ट चैप्टर है उसके अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, बाय द वे आपकी कंपनीज जो सेकंड पार्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, इसको याद रख लेना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रही है तो, बट ये हमारे अकाउंटेंसी का जो पार्ट 2 है 12th क्लास की बुक का, उसका 3rd चैप्टर है। ठीक है, 4th 5th और 6th फिर बुक खत्म। ठीक है, और आपका सिलेबस भी खत्म। फिर आता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्या होता है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एक रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, यानी कि एक कुछ रूल्स फॉलो करके बनाई जाती है। जैसे हमें फॉर्मेटिंग दे रखी है कंपनीज अकाउंट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में सॉरी, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनानी पड़ती है। ठीक है, ये तो बेसिक ही चीज़ है, हम कुछ भी करेंगे अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट हमें फॉलो ही करने पड़ेंगे। फिर आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, द नेचर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पर्सनल जजमेंट्स। ठीक है, तो मैं एक जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ रिकॉर्डेड फैक्ट्स क्या होते हैं। रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी कि जो हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारी जर्नल एंट्रीज, हमारे लेजर्स, वो हमने लिखे हुए कहीं पे नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो उन फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमें समझाए गए थे, जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, उसके ऊपर बेस्ड रहता है। और पर्सनल जजमेंट्स यानी कि लोग किस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। अब हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बता दिया कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, एक WDV और एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप आगे हायर स्टडीज़ करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा जजमेंट होता है कि हमें कौन सा चूज़ करना है, कि हम WDV लगाएंगे अपने ऊपर या SLM वाला मेथड लगाएंगे, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू या स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है,
वही चीज़ इन्होंने इसके अंदर लिखी हुई है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स फिगर्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग बुक्स, एग्जांपल एसेट्स आर शोन एट द अमाउंट पेड फॉर देम नॉट मार्केट वैल्यू। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट की इन्होंने बात कर दी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया, लेकिन है ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स के अंदर, क्योंकि हमने लिख रखी है जब हमने कोई चीज़ परचेज करी थी उस टाइम पे जितने की खरीदी थी उसके बेस पर है, ठीक है, यानी कि कितना हमने उसका अमाउंट पे करा गया था, नॉट द मार्केट वैल्यू, वही हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस आर फॉलोड सच एज वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं जो भी लोअर होता है, आप हाई स्टडीज़ करो आपको पता चल जाएगा इन्वेंट्री के कौन कौन से मेथड होते हैं। एक थोड़ा सा हिंट देते जाओ, एक लीफो फीफो करके आएगा कुछ, ठीक है। आगे है अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी फॉर स्मॉल आइटम्स, छोटे आइटम्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी को यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। फिर पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स क्या होती है, जैसे कि अजम्पशंस, कुछ अजम्पशन पे बेस होना, जैसे कि गोइंग कंसर्न कि बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये वाला तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। और है मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट यानी कि सारी चीज़ें कितने भी अक्रॉस पीरियड्स होए, कितने भी हमारे कितने ही साल चले जाए, हमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, मनी के टर्म्स में सब कुछ मेजर करेंगे। फिर आता है पर्सनल जजमेंट्स, पर्सनल जजमेंट्स कैसे, जैसे एस्टिमेट करता है द रिक्वायर्ड कैलकुलेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इस ये जो है कैलकुलेटिंग द यूजफुल ऑफ लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स का मतलब कि हम एक फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसमें हमें अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लगाना है कि ये मशीन देख के लग रहा है 10 साल चल जाएगी, ये वाली 5 साल चल जाएगी, इस हिसाब से, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें खुद सोचते हैं कि यार इस मशीन ये जो डेटर्स हमने बना रखे हैं ये हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे तो इनके खिलाफ एक बार प्रोविजन बना के रख लेते हैं। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन को जो मैंने बताया, लीफो फीफो ये आपके ऊपर है कौन सा आपको अप्लाई करना है, सेम जैसे कि मैंने डेप्रिसिएशन के ऊपर बताया था, ठीक है, सेम वैसे ही है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट आ गई, ऊपर हमारे लायबिलिटीज़ नीचे एसेट्स, वो मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा। ऊपर लायबिलिटीज़ में हमें पता चल गया हमारी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या हमारी लायबिलिटीज़ है, नीचे हमें पता चल गया हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या एसेट्स है हमारी कंपनी के अंदर, तो उसके बारे में एक पूरी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है अर्निंग कैपेसिटी, ऑफर फाइनेंशियल डाटा टू प्रिडिक्ट कंपेयर एंड इवेल्युएट फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, एक फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दूसरे फर्म्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं या अपनी ही फर्म में दोबारा कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल क्या था अभी क्या है, हमारी फर्म की एबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट अर्न कर भी पा रही है कि नहीं, ये सब हम अर्निंग कैपेसिटी पता कर सकते हैं। फिर क्या आता है कैश फ्लो प्रिडिक्शन, हम कैश फ्लो में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कब हमें पैसा आएगा कब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल असिस्ट इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स इन इवेल्युएटिंग द टाइम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज, यानी कि कब हम हमारी फर्म यूजुअली कब ज़्यादा खर्चा करती है, कि अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में ही खर्चा कर देती है, या मिड में सितंबर अक्टूबर आते हुए ज़्यादा खर्चा करती है, कैश आउटफ्लो बढ़ाती है, या मार्च में एंड ऑफ द ईयर में अपना आउटफ्लो बढ़ा देती है। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि कैश फ्लो कैसे चल रहा है हमारी फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर। मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप, अब मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप क्या होता है, सर्व्स एज अ रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स ऑन हाउ effectively management has utilized the company's resources, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक रिपोर्ट तैयार करके देता है कि हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से कंपनी के रिसोर्सेज को मैनेज करा है, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट की पूरी रिपोर्ट भी मान के चल लेते हैं हम इसको कि हाँ शेयर होल्डर को इससे पता चल जाएगा मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने कैसे हमारे फर्म के रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करा है कि नहीं। फिर आता है फिजिकल बेसिस, प्रोवाइड द बेसिक इनपुट फॉर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, अब हमारी गवर्नमेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, हम उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे, उनका जो उनका टैक्स का रेट बनता है हमने उनको प्रोवाइड कर दिया, अब गवर्नमेंट इसको चेक करेगी कि क्या इसने ढंग से टैक्स दिया भी है कि नहीं, कि जिस टैक्स स्लैब में ये आता है उस टैक्स स्लैब में इसने अपने उस हिसाब से टैक्स दिया है, उतना परसेंटेज टैक्स दिया है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक आदमी की इनकम की बात कर रहे हैं, मान लो उसने इनकम 8 लाख दिखा रखी है, टैक्स उसने भरा नहीं, बट जब गवर्नमेंट उससे मांगती है तो उसकी टोटल इनकम आ रही है 15 लाख, फिर तो टैक्स देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस तरीके से उस कंपनी का पूरा टैक्स चेक करती है कि उसने कहाँ पे कहीं टैक्स चोरी तो नहीं करी, उसने सारा टैक्स ढंग से दिया है कि नहीं। फिर आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अब देखो अगले दो चीज़ें दो फॉर्मेट आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लो,
ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। सबसे पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट, डिफ़िकल्ट नहीं है पर इजी है, बहुत इजी है। मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट शायद आपको लास्ट जो मैंने शेयर्स और डिबेंचर के क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने सिखाया था। ठीक है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस शीट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें कहता है कि वर्टिकल फॉर्मेट में बनाओ बैलेंस शीट। हमने कैसे बनाई है, टी शेप बनाई है हर बार। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आ जाती है हमारी, यहाँ पे एसेट्स आ जाते हैं, पर ये हमको कहता है कि आप वर्टिकल शेप में बनाओ, ऊपर लाइबिलिटीज़ नीचे एसेट्स। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। की प्रेजेंटेशन रूल्स क्या होते हैं, हमें करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन करना पड़ता है। बाइफरकेशन कि करंट एसेट्स हमारे कौन से हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है, नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी मस्ट बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि 12 महीने का पीरियड, कि अगर 12 महीने से लंबी कोई एसेट्स है तो हमारे नॉन करंट एसेट्स है, 12 महीने से कम है तो करंट एसेट्स है। ठीक है, तो ये सब होता है। सेम विद लाइबिलिटीज़। राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ हमें क्या कहता है कि हमें जो भी हमारा मैंडेटरी राउंडिंग ऑफ बेस्ड ऑन टर्नओवर्स, कि जब अगर हमारा टर्नओवर 100 करोड़ से लेस है तो हमें नियरेस्ट 100 या 1000 या लैक्स में हमें राउंड ऑफ कर देना है। और अगर हमारा 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो हमें उसको नियरेस्ट लैक्स या मिलियंस में चेंज कर देना है। बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, कन्फ्यूज ये हो गई। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दीज प्रिवेल्स ओवर शेड्यूल 3 इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपको शेड्यूल 3 को यूज़ करना है, जो कि हमारा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, आपको उस हिसाब से बनाना है अगर कोई भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, आप एक बार इस पर नज़र मार लो, वैसे इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही है जो हमारे इस बैलेंस शीट के अंदर आ रही है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट नीचे है, इसके ऊपर आप एक बार नज़र मार लेना वीडियो पॉज करके। अब इसके अंदर आ जाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑफ अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड डैश कंपनी लिमिटेड, जो भी नाम है, एज ऑन 31 मार्च 2025-26 जो भी आपको लिखना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स आ जाएगा सबसे पहले, फिर आएगा नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट और फिर परसेंटेज। ये परसेंटेज का कॉलम हटा दो, ये ज़रूरी है नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, ये परसेंटेज का कॉलम हटा दो, इतना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी की सबसे पहली हेडिंग आ जाती है, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स आता है, शेयर कैपिटल आता है और शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहले मेजर हेड क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, कि शेयर होल्डर का कितना पैसा है। अब उस शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना होता है। ठीक है, नंबर टू सेकंड मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती है। लॉन्ग टर्म वही जो 12 महीने से ज़्यादा की है। फिर आता है थर्ड मेजर हेड करंट लायबिलिटीज़, जिसके नाम है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लायबिलिटीज़ आ जाती है। ठीक है, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो और फिर इन सब का टोटल करके यहाँ दिखा दो एंड में टोटल ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके अंदर और कोई ऑप्शन है नहीं। आगे चलते हैं, आगे फिर इसी के जस्ट नीचे, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो ऊपर हमारा लायबिलिटीज़ का सेक्शन हो गया, उसके नीचे एसेट्स का सेक्शन। एसेट्स के सेक्शन में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आ जाएगी हमारी, फिर आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स एक मेजर हेड, उसके अंदर सब हेड आ जाएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर भी दो फिक्स एसेट्स हो जाएगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, वो दोनों उसके भी सब हेड आ जाएंगे, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको लिख दो। फिर आता है सेकंड सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड सब हेड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और फिफ्थ नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स वही जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारी फर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे करंट एसेट्स के ऊपर, सेकंड मेजर सब हेड सेकंड मेजर हेड हमारा करंट एसेट्स। उसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, जो हमारी मोस्ट लिक्विड, मतलब मोस्ट लिक्विड तो हमारा कैश होता है, लेकिन उसके बराबर अगर हमारे पास कोई चीज़ है जो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारा कैश इक्विवेलेंट में कहा जाता है। सबकी वैल्यू हम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे कर देंगे टोटल ऑफ एसेट्स, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे बस। और एक चीज़ ध्यान, जैसे हम जब टी शेप बनाते हैं बैलेंस शीट तो उसमें दोनों साइड का मैच हो जाना चाहिए।
सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टोटल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमारी मैच होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ नहीं है हमारा, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बस हमें इसको अपना कंपनीज के हिसाब से तैयार करना है। अब इसके अंदर मेन की कंपोनेंट्स क्या आते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बेसिकली सेल्स की बात करें, इंक्लूड सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ठीक है, जो भी हमें सेल्स करके पैसा मिला है। फिर आता है अदर इनकम, इंक्लूड करता है इंटरेस्ट इनकम, कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड की कोई इनकम होगी या फिर गेन ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई होगी तो वो। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि रॉ मटेरियल को हमने यूज़ करा है मैन्युफैक्चरिंग में तो वो आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो भी है सब आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरिंग, अगर हमने कोई बोरिंग लिया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं तो वो आ जाएगा। प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वैल्यू रिडक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट रिस्पेक्टिवली, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो आ जाएगा। अमोर्टाइजेशन, जब हमें गुडविल की वैल्यू कम होती है उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। सेम डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन गुडविल के ऊपर लगता है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट बेसिकली। फिर अदर एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जैसे बैंक चार्ज या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ओवरहेड्स को हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ओवरहेड्स को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान सकते हो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, साल लिख देना कौन से साल के लिए। सबसे पहले इनकम आ जाएगी जिसमें ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लेस कर दो, डिस्काउंट बैड डेट्स लेस कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट रेंट एंड रॉयल्टीज़, जिसको अदर इनकम के नाम से भी डाल सकते हैं, वो सब। और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस में दिखा दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डायरेक्ट पेरोल, इनडायरेक्ट वगैरह वगैरह सारे डाल दो। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे हमें टोटल एक्सपेंसेस कर देना है, ऊपर टोटल इनकम कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इनको नाम दे देना है आपको, जैसे कि इसको ग्रॉस सेल्स को नंबर 1 दे दिया, अदर अदर उससे जो भी हमारी इनकम आती है उसको नंबर 2 अदर इनकम, टोटल इनकम को हम नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस के टोटल को नंबर 4 दे देंगे क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो एक्सपेंसेस को टोटल को नंबर 4 दे देंगे। फिर जो नेट इनकम आएगी वो हमें कैसे दिखानी होगी, इसको नाम दे देंगे 5, बट इसको क्या दिखाएंगे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि 3 में से 4 को माइनस कर लो, ठीक है। तो उससे हमारे आ जाएगी नेट इनकम। अब नेट इनकम में से हमें टैक्स जो होगा वो लेस करके दिखाना होगा, तो लेस कर देंगे टैक्स, जिसको हम नंबर 6 दे देंगे, और 6 के बाद नंबर 7 पे हमारा नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो कि नेट इनकम में से टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद आ जाते हैं हम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन क्या है, अब देखो हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ में कुछ कमियां भी होगी। तो इसका कमियां क्या है, हिस्टोरिकल बेसिस पर है, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट सिचुएशन बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये अभी के टाइम के मार्केट की कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो, आपने एक मशीनरी पहले ख़रीदी थी 1 लाख की, ठीक है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, वो आज के टाइम पे मान लो 80,000 के सारी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर अभी के टाइम का उसका मार्केट प्राइस देखें तो उसका मार्केट प्राइस सिर्फ 60,000 है, ठीक है। हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करा, डेप्रिसिएशन लगाया, सारी चीज़ें करी, बट वो आ रहा है कम वैल्यू, वो मतलब ज़्यादा वैल्यू आ रही है, बट हमारी करंट मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिविटी, पर्सनल बायस एंड जजमेंट बाय अकाउंटेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन। वही चीज़ की जो किसी का पर्सनल बायस हो, किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए अकाउंटेंट्स हो कि सर आप हमारा इनकम कम दिखा दो जिससे हमारा टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो अकाउंटेंट की किसी की भी जजमेंट या पर्सनल बायस अगर हो तो उसकी वजह से भी रिपोर्ट्स हमारी चेंज हो सकती है, क्योंकि अकाउंटेंट को सारी तरीके आते हैं कि वो कैसे किसी का पैसा, किसी की इनकम कम कर दिखा सकता है, किसी की इनकम ज़्यादा दिखा सकता है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। मिसिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, दो मॉनिटरी आइटम्स लाइक लेबर रिलेशंस, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ मार्केट आर नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है। लेबर रिलेशन कैसे है, काम का क्वालिटी कैसी है, मार्केट में कितना लॉस हो रहा है, वो नहीं दिखा सकता, नॉन मॉनेटरी वैल्यूज़ दिखा ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी में दिखा तो रहे कि हमारे जो लेबर है उनको सैलरी दे रहे 1 लाख रुपए की, लेकिन वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके साथ मारपीट होती है, उनको ओवर टाइम ज़्यादा कराते हो, उसका ओवर टाइम का भी पैसा नहीं देते। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा,
वर्कर काम अच्छे से कर रहे हैं, उनको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है तो वो खुश होंगे। बट ये जो नॉन मॉनेटरी कि वो सेटिस्फाई हो पा रही है कि नहीं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाएगा। फिर है एग्रीगेट डाटा। एग्रीगेट डाटा जैसे कि दे प्रोवाइड समराइज्ड इन्फॉर्मेशन रेदर देन डिटेल स्पेसिफिक विच मे लिमिट देयर यूज़ फॉर सर्टेन डिसीजंस। ठीक है, ये एक समराइज्ड इन्फॉर्मेशन बताते हैं, किसी एक स्पेसिफिक डाटा का डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं बताते, जिससे उसका जो यूज़ है वो कुछ लिमिटेड डिसीजंस के लिए हो सकता है। ठीक है, अब ये हमें साल के एंड का कैश दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, हमें साल के एंड का डाटा दिखा देंगे कि साल की स्टार्टिंग में हमारे पास कैश इतना था और साल के एंड में कैश इतना हो गया। बट कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था नहीं था, वो सब नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक इकट्ठा डाटा दिखा देता है, ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं दिखाता कि हमारा किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में कितना फ़र्क आया, किन रीज़न की वजह से आया, उसका सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, सो डेट्स इट, हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म, इससे बड़ा चैप्टर है नहीं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्टडी फैसिलिटीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडी फैसिलिटीज का ऐप डाउनलोड करो। आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको एक रीजनेबल प्राइस पे कोर्स मिलेगा। आपको वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करो जो भी आपको कोर्स लेना है। नॉट इवन अकाउंटेंसी, अगर आपको 12th क्लास नहीं पढ़नी है, आपको कोई रिलेटिव है जो छोटी क्लास में, उसके लिए भी क्लासेस मिलेगी, आपको अच्छे क्वालिटी टीचर मिलेंगे, प्लस 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, आपके रेगुलर डाउट सॉल्व होंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका परफॉर्मेंस का पता चलेगा। एंड आप कभी भी मैसेज करोगे, रात को छोड़कर डे में कभी भी मैसेज करोगे, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मैसेज के थ्रू समझना है मैसेज के थ्रू, अगर आपको वॉइस नोट के थ्रू समझना है उसके थ्रू, या फिर लाइव क्लास के थ्रू समझना है तो लाइव क्लासेस के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। स्टडी फॉर सक्सेस इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा। आप आओ, कोर्स लो। अगर आपको आउट ऑफ दिस इसके अलावा कोई और कोर्स सीखना है, जैसे कि AI या पाइथन या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज या कोई और ऐसा ट्रेंडिंग जो आपको सीखना हो, तो वो भी आपको स्टडी फॉर सक्सेस पे मिल जाएगा। ठीक है, सो डेट्स इट, इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।